हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइजेस का है, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट ऑकर व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल। तो जब आप साइकिल चला रहे हो तो उस वक्त कौन सी एनर्जी चेंज होती है, किस एनर्जी में, वो हमें लिखना है। इसमें देखो, सबसे पहले जब हम खाना खाएंगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगी, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। तो वो किस में चेंज होती है, एक तो हीट एनर्जी और मस्कुलर एनर्जी, यानी कि हमें ताकत मिलती है साइकिल चलाने के लिए। तो जब हम पैडलिंग करते हैं, जो हमारी मस्कुलर एनर्जी होती है, जब हम पैडलिंग कर रहे होते हैं, वो चेंज होती है फिर मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, उसी वजह से साइकिल क्या होता है, चलता है फिर। Thus, the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it. Where is the energy you spend गोइंग। देखो क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी रॉक है, तो इंसान छोटा सा है, ठीक है, तो वो इसको पुश कर रहा है। वो उसको पुश कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एनर्जी दे रहा है। लेकिन वो एनर्जी जाती कहाँ है, हमें वही कहना है। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। आप इसको मूव नहीं कर पा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस फोर्स में हम इसको आगे धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं मूव हो रही है। लेकिन ये कहाँ जाती है एनर्जी, हमें पता है इनर्शिया एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है, वो रेस्ट में ही रहता है जब तक उसको कोई फोर्स उससे ज़्यादा अप्लाई जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक वो मूव नहीं होगा। अब हमारा फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो काफ़ी स्मॉल है इसको मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो उसी में यूटिलाइज हो जाता है वो फोर्स। A certain household has consumed 250 units energy during a month. How much energy is that in joules? तो मैंने आपको कहा एक यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट पर आवर। तो कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए, 250, यानी कि 250 किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर। ठीक है, तो किलोवाट होते हैं 1000 वाट्स और आवर होते हैं, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो वाट सेकेंड क्या होता है, जूल्स। तो हमें आएगा 9.0 इंटू 10⁸ जूल्स आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक है, ये ग्राउंड मानो है, तो यहाँ से हम 5 मीटर ऊपर ले जाते हैं क्या, एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास है 40 kg। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अलाउड टू फॉल। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को आप गिरा रहे हैं वापस नीचे, हमें एक तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और हमें कहना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब ये हाफ वे में होगा, यानी कि 2.5 मीटर पे होगा। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, m इंटू जी इंटू एच। m है मास, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और h क्या है, हाइट। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमें देकर है वहाँ से 5 मीटर, मास भी देकर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें आएगा ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें आएगी वो क्या आएगी, 1960 जूल्स। लेकिन हमें पता है जो हाफ वे डाउन पे क्या होगा, ये इसका हाफ ही। ठीक है, तो हमने ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, ये हमने निकाली जब 5 मीटर पे था। तो जब ये वापस गिर रहा है, यानी कि 2.5 मीटर पे है, उस वक्त हो गया इसी का हाफ, यानी कि 980 जूल्स। लेकिन हमें पता है ऑब्जेक्ट हैज़ एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जब वो हाफ वे पे होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है। हाफ वे डाउन पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, अब यही 980। ठीक है, तो जब हाफ वे पे ऑब्जेक्ट होता है, जब वो नीचे गिर रहा होता है, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, उस वजह से ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। फिर है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ है, इसके अराउंड सैटेलाइट एक मूव हो रही है। ठीक है, हमें कहना है वर्क डन क्या है इसके लिए। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, तो जब सैटेलाइट मूव होती है अराउंड द अर्थ, तो ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट अलोंग द रेडियस, वो क्या होता है उसके परपेंडिकुलर पे। ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट। तो इसीलिए वर्क डन होगी बाय द सैटेलाइट, वर्क डन ऑन द सैटेलाइट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि हमें पता है जब डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जिसमें हो उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा, तब जाके हम वर्क निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो फोर्स एक साइड में है और डिस्प्लेसमेंट दूसरे साइड से है, तब क्या होती है वर्क डन, ज़ीरो, यानी कि सेम डायरेक्शन में जब होगा तब जाके हम वैल्यू निकाल सकते हैं।
फिर है कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, थिंक डिस्कस द आंसर विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो कह रहा है कि क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स नहीं होगा। तो आंसर बोथ यस और नो है। यस क्यों है? क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डीप स्पेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ होती है लेकिन वहाँ फोर्स नहीं होता है, ठीक है। जब डीप स्पेस में ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है, तब वहाँ ग्रेविटी होती है, ना कुछ होता है, वहाँ कोई फोर्स नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। अब दूसरा आंसर नो भी हो सकता है, बिकॉज फोर्स कैन नॉट बी जीरो फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ पे आपको क्या चाहिए? फोर्स भी चाहिए, तब जाके डिस्प्लेसमेंट होगी। तो सम फोर्स इज एसेंशियल हेयर, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।